आ जा इस समय की धूप तो एकदम से पूरा फागुन और चैत को फेल किए हुए है। दिन में इतनी धूप और रात में उमस। जो पहले पढ़ना हो बताओ। समाज हिंदी लोगों में खुदा है कि जिनके वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, लेकिन इसने अपना एक दूरगामी परिणाम भी दिया कि लोगों को समझ में आ गया कि यदि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, भाईचारा लाना है तो क्रांति लानी है। मैं कल बूच महोदय ने आपको पहले ही सबसे पहले यही लिखाया था कि फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास की महानतम घटनाओं में से एक है, जिसने संसार को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। स्वतंत्रता का भी संदेश दिया, समानता का भी संदेश दिया और भाईचारे का भी संदेश दिया कि यदि हम को एक साथ रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो सबसे पहले हमको एक साथ रहना होगा। हमारे अंदर भाईचारा होनी चाहिए। भाईचारा नहीं होगा, समानता नहीं होगा, हम ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात के भेदभाव में बने रहेंगे तो हमको लोग ऐसे परेशान करेंगे। हम हमेशा इसे दबे कुचले हुए पड़े रहेंगे। पहला इसमें फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, इसमें जो मेन हेडिंग होगी वो ABCD से होगी, उसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम A से शुरू कर रहे हैं, जो बड़ी हेडिंग है। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, ये पहला मुख्य कारण है। अभी इसके अंतर्गत भी हम छोटे छोटे टॉपिक पे पढ़ेंगे कि जो राजनीतिक कारण रहा है वो कौन कौन सा कारण रहा है। इसमें पहले लिखिए, फ्रांस की राजनीतिक कारण, फ्रांस के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। निम्नलिखित थे। अब इसमें पहला है, जो पहला पॉइंट है वो है निरंकुश राजतंत्र। पहला है जिस पर किसी का अंकुश ना हो। हाँ, निरंकुश मतलब जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। निरंकुश राज शासन ना हो। तंत्र नहीं, शासन तो है ही है ये। राजतंत्र, निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई लगाम ना हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई टोकने वाला ना हो। मतलब वो जो चाहे जैसा चाहे वैसे करे, वो होता है निरंकुश। लेकिन जिसके अंदर रोकने वाले होते हैं, टोकने वाले होते हैं, वो होता है गणतंत्र। अब राजा स्वेच्छाचारी हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, अत्याचारी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसे पता है कि राजतंत्र में राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा होता है और उसके बाद उसका पुत्र राजा होगा। तो वो जैसे चाहता है वैसे काम करता है। ये नहीं है कि इतिहास के सारे राजा ऐसे रहे हैं, सभी के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं। इसीलिए गणतंत्र की स्थापना की गई। पूरे विश्व में धीरे धीरे गणतंत्र की स्थापना हुई कि वहां लोगों का शासन हो, जनता का शासन हो, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हों, जनता के बीच से हो। तो जब जनता का शासन होगा, जनता के लिए होगा, जनता के बीच से होगा, तो जनता की बातों को जानेगा, जनता की दर्द को, जनता की समस्याओं को वो समझेगा, और समझेगा तो निश्चित है फिर उसी पे काम करेगा।
और नहीं समझेगा तो जो निश्चित समय है 4 साल 5 साल, जैसे अमेरिका में है 4 साल के बाद चुनाव होता है। अब वह जे बाइडेन से पहले ट्रंप थे, ट्रंप ने जो काम किया जनता को नहीं समझ में आया, हटा दिया जनता ने उनको गद्दी से। जे बाइडेन आ गए, 4 साल वो भी चले, नहीं समझ में आया, लोगों को लगा कि इससे बेहतर तो ट्रंप ही था, फिर ले आए। भारत में अपने देखिए, अपने भारत में भी यह स्थिति है। अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल था, लोगों को नहीं समझ में आया, उन्होंने कांग्रेस की सरकार ला दी। दोबारा फिर लगा कि नहीं इन्होंने कुछ अच्छा किया है, तो दोबारा से फिर से मनमोहन सिंह की सरकार आ गई। जनता को लगा कि नहीं अब ये ठीक नहीं है, मोदी बन गए प्रधानमंत्री, फिर बने प्रधानमंत्री। जनता ने फिर उसको तीसरी बार मौका दे दिया कि नहीं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको फिर से एक बार मौका देना चाहिए। तो लोकतंत्र में, गणतंत्र में ये अच्छाई है कि यदि आप गलत करेंगे तो आपको उतार कर कुर्सी से बाहर फेंक दिया जाएगा, आप सही करेंगे तो आपको फिर जनता मौका देगी। लेकिन राजतंत्र में इसकी व्यवस्था नहीं है। तो वहां पर बचता क्या है कि वहां पे जो जागरूक वर्ग होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, वो धीरे धीरे लोगों को समझाता है कि ये राजा हमारे लिए ठीक नहीं है, इसका शासन हमारे लिए ठीक नहीं है, हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा। और लड़ना होगा तो यदि निरंकुश राजतंत्र है तो सबसे पहले जो निरंकुश राजा होता है किसी की सुनता नहीं है, ना अपने सेनापतियों की सुनेगा, ना अपने मंत्रियों की सुनेगा, ना अपने सामंतों की सुनेगा, ना अपने अधीनस्थों की सुनेगा। जब वो किसी का नहीं सुनेगा तो इसका मतलब है कि वो पतन के रास्ते पे जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। राजतंत्र में भी कमेटी होती है, समिति होती है, वो इसीलिए बनाए रखते हैं कि वो सलाह मशविरा देते हैं राजा को, राजा उनसे सलाह मशविरा लेता है। वो घूम घूम करके पूरे राज्य में घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, नीचे तक की जो ग्राम स्तर तक की समस्याएं होती हैं वो ऊपर ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो पहुंचता रहता है, एक सिस्टम बनाया जाता है। जब राजा अच्छा होता है, नेक दिल होता है, ईमानदार होता है, जनता के लिए काम करने वाला होता है, तो फिर वो नीचे से लेकर के ऊपर तक सबकी बातों को सुनता है। उसकी एक समिति होता है, किसी काम को करने के लिए नहीं समझ में आता तो एक कमेटी बना देता है 4 6 10 लोगों की, भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग पहले इसको समझिए, इसका अध्ययन करिए, फिर हमको बताइए कि अब इसमें क्या किया जा सकता है। तो जब वो समिति बताती है तब राजा काम करता है, इसका मतलब वो जनता के हित की बात कर रहा है, तब वो राजा बहुत दिन तक राज करता है। भारत के इतिहास में अब बहुत सारे ऐसे राजा हैं, मौर्य वंश था, गुप्त वंश था, कुषाण वंश था, हर्यक वंश, बहुत सारे वंश हैं। इधर लास्ट में देखिए मुगल वंश ने भी शासन किया, काफी दिनों तक शासन किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि नीचे से लेकर के, जमीन से लेकर के ऊपर तक, राजभवन तक एक पूरा सिस्टम बना हुआ था। उस सिस्टम के तहत वो काम करते थे। राजा खुद देखता रहता था, देश बदल करके वो चलता रहता था, उसके समझ में आता था कि कहाँ पे कौन सी कमी रह गई है, हमें क्या करने की जरूरत है। भाई हो सकता है कि कोई मंत्री चापलूस हो सकता है वो दूसरे से मिल चुका हो, वो गलत सलाह दे रहा हो, तो उसके और गुप्तचर होते थे, उन गुप्तचरों से विशेष मीटिंग करता था, उस मीटिंग के दौरान उनसे बात लेता था, फिर वो खुद भेष बना करके निकलता था। अब उसके समझ में आता था कि हाँ अब हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो काम करता था, तो ज्यादा दिन तक शासन चलता है। और यहाँ तो निरंकुशता इतनी बढ़ गई कि किसी की सुनने के लिए नहीं तैयार था। लुई 14वां था तो बड़ा योद्धा था, लेकिन इतना निरंकुश था कि वो किसी की सुनता नहीं था, ना अपने सामंतों की सुनता था, ना अपने अधीनस्थों की सुनता था, ना उच्च अधिकारियों की सुनता था, किसी की नहीं सुनता था। कहाँ युद्ध करना है, कब युद्ध करना है, उसने कहा दिया कि युद्ध करना है तो युद्ध करना है। लेकिन वो भी अपने अंतिम समय में उसने भी अपने जो उसके बाद जो आने वाले राजा थे उनको उसने भी बुलाया, बताया
कि यदि आपको सुखी रहना है, देश का विकास करना है, देश को समृद्धि के रास्ते पे ले जाना है, तो अपने पड़ोसियों से आप मित्रवत व्यवहार रखो, युद्ध में मत उलझो, क्योंकि जब युद्ध होता है तो जन और धन दोनों का नुकसान होता है, पैसा भी बर्बाद जाता है, लोग भी मारे जाते हैं। भाई आप बहुत होगा, आप ताकतवर हैं, आप 10 को मारोगे, वो कम ताकतवर है, लेकिन जब आमने सामने युद्ध चल रहा है, आप 10 को मारोगे तो 8 को तो मारेगा ही। फसलें बर्बाद हो जाती थी, घर बर्बाद हो जाता था, परिवार तब बर्बाद हो जाते थे। तो उसने बताया, लेकिन उसके बाद के जो आए, लुई 15वां आया, उसके कुछ समझ में नहीं आता था कि हमको क्या करना चाहिए, वो बेमतलब के कार्यों में उलझा रह गया। अभी आगे इसमें आप मिलेगा। चलिए, निरंकुश राजतंत्र में फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य राजनीतिक पहलू, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य राजनीतिक पहलू निरंकुशता थी। पहलू निरंकुशता थी। अभी ये जो शब्दावली है, निरंकुशता क्या है, जनमत क्या है, अभी जो पीछे टिप्पणी है, अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप, लास्ट वाला जब चलेगा, छोटे क्वेश्चन और ये जितने शब्दावली हैं, ये सब आपको बढ़िया से डिटेल से उसको फिर बताएंगे। पहले हम ये क्वेश्चन कर लें। हाँ, पहलू निरंकुशता थी, जिसके कारण प्रतिनिधि सभा का अभाव था। प्रतिनिधि सभा का अभाव था, कमी था। जो स्टेटस जनरल था, असेंबली जो होती थी, उसका सर्वथा अभाव था। वो किसी को बनाता ही नहीं था, किसी की सुनता ही नहीं था। तो जब सुनना नहीं था किसी का, तो नियुक्त नहीं करना था। अब वो असेंबली होती, लोग होते, सलाह मशविरा देते, वो सुनता, और सुनता तो अच्छाई बुराई सब सामने आती, उस पर वो काम करता। अभाव था। फ्रांस का शासक लुई 14वां, फ्रांस का शासक लुई 14वां, 14वां लिखने के लिए आप लोग इसे बस लिख दिया करिए। देखिए ऐसे, ठीक है ना। लुई 14वां काफी घमंडी एवं लड़ाकू किस्म का था। वह कहता था, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना बेटा, मैं ही राज्य हूं। क्या कहता था? मैं ही राज्य हूं। मतलब इतना बड़ा अहंकार। वो कहता था कि मैं ही राज्य हूं, ठीक है ना। मतलब राज्य से वो नहीं है, उसका कहने का तात्पर्य कि मुझसे राज्य है। तो मैं जब लग गया, तो मैं का मतलब ही अहंकार हो गया, घमंड हो गया। लिखा है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। मतलब मैं माने घमंड, कि जब मैं था घमंड था, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि माने भगवान। जब घमंड होता है आदमी के अंदर तो भगवान नहीं होता है, और अब हरि है मैं ना है। लेकिन जब भगवान हो गए, जिसके आत्मा में, जिसके मन में भगवान बस गए, तो मैं तो अपने आप खत्म हो गया, घमंड खत्म हो गया। तो मैं की भावना किसी को जीने नहीं देती है, सुख से सोने नहीं देती है, सुख से खाने नहीं देती है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर दूंगा। मैं का मतलब कि इसका मतलब आपको अहंकार। हमने क्या भाई, मैंने क्या किया? ऊपर वाले की इच्छा रही है, कृपा दृष्टि रही है, परिवार का भी सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है, तब हम कुछ कर पाते हैं। चलिए, उसने एक विशाल सेना का गठन किया था। उसने एक विशाल सेना का गठन किया था।
सामंतों को निर्दयता पूर्वक दबाया, सामंतों को निर्दयता पूर्वक दबाया, प्रतीक अंदर आओ, दबाया, उनके अधिकारों से वंचित किया, उनके अधिकारों से वंचित किया, वंचित का मतलब होता है कि जो उनके अधिकार थे उससे उसने उसका उनका अधिकार उनसे छीन लिया। वंचित का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है ना, छीन लेना। तो जो उनका अधिकार था वो उनसे वो छीन करके उनको उससे अलग कर दिया। वही कानून बना सकता था, वही कानून बना सकता था, कर लगा सकता था। कर समझ रहे हैं आप लोग? टैक्स। हाँ, अंग्रेजी देखिए, कुछ चीजें होती है जो हमको इंग्लिश में तुरंत समझ में आ जाता है, हिंदी नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है सुविधा शुल्क। जो सरकार हमको सुविधा देती है, व्यवस्था देती है, उसके लिए जो हमसे लिया जाता है, उसके बदले में जो लिया जाता है, चाहे वो द्रव्य हो मतलब पैसे के रूप में, चाहे अनाज के रूप में, या वस्तु के रूप में, या परिश्रम के रूप में। परिश्रम के रूप में भी हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा गांव में या कहीं जहां मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा जब बनता है तो जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो क्या कहते हैं कि बाबू हमारे ऐसा कि 100 रुपया है, लेकिन ये है कि हम 2 दिन जो उनका चल के हमें काम करें, मंदिर में हम चल करके मस्जिद में काम करेंगे, ठीक है ना। मतलब वो अपना शारीरिक श्रम दान देते हैं। तो सरकार भी जब हम हमारे लिए व्यवस्था करती है, सड़क है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली, पानी, जब सारी व्यवस्था सरकार दे रही है तो उस व्यवस्था के बदले हमसे वो कुछ लेती है, वो होता है टैक्स, कर। कर लगा सकता था, युद्ध की घोषणा कर सकता था, युद्ध युद्ध लड़ाई, युद्ध की घोषणा कर सकता था। महत्वपूर्ण मुकदमों का निर्णय वह स्वयं करता था। तो ये तो राजा की अच्छी बात है कि जो सबसे अच्छी बात इसमें यही रही है कि महत्वपूर्ण मुकदमों का निर्णय वो स्वयं करता था। तो जो मुकदमे महत्वपूर्ण हो उसे राजा को स्वयं देखना चाहिए, वह स्वयं करता था। वह बड़ी शानो शौकत से राज्य करता था, शानो शौकत से राज्य करता था। वह अपने राज्य का सीमा विस्तार भी करना चाहता था। फिर भी उसने अपने अंतिम दिनों में अपनी गलतियों को समझा और अपने उत्तराधिकारियों को सलाह दिया कि
अपने पड़ोसी राज्यों से, अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता का भाव रखें, अपनी प्रजा की शिकायतों को, अपने प्रजा की शिकायतों को जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जिसे वह दुर्भाग्य से नहीं कर पाया था, जिसे वह दुर्भाग्य से नहीं कर पाया था। अब सोच लीजिए, आदमी को ज्ञान अपने अंतिम अवस्था में ही होता है, अंतिम समय में ज्ञान होता है। जब वो सारी गलतियां कर बैठता है तब उसको ज्ञान होता है, लेकिन फिर वो चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी आने वाली संतानें हैं, वो इस गलती को न दोहराए। अभी हमने बताया था ना कि युद्ध अंतिम विकल्प होता है, वो युद्ध पहला विकल्प नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है। हर हाल में हमको प्रयास ये करना चाहिए कि युद्ध टालना चाहिए। हम युद्ध के लिए जाएंगे तो उसी का नुकसान नहीं होगा जिसके ऊपर हम आक्रमण कर रहे हैं, नुकसान आपका भी होगा। सेनाएं दोनों तरफ से कटेंगी, धन दोनों तरफ का जाएगा, लहू दोनों तरफ का बहेगा, माताएं और स्त्रियां ये दोनों तरफ से विधवा होंगी, एक तरफ से नहीं होंगी, तो नुकसान दोनों का है। युद्ध अंतिम विकल्प होता है जब एकदम अपने चरम बिंदु पे चला जाए। हमें अपनी शानो शौकत के लिए, हमें अपने आप को दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए किसी निर्जीव को मारने का अधिकार नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित है जो हमसे ताकतवर होगा वो हमको मारेगा। जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तो उससे बड़ी मछली उसको निगल जाती है, ये तो प्रकृति का नियम है। यदि आप उसको मारेंगे तो आपको मारने वाला कोई ना कोई होगा। रावण इतना बड़ा था अत्याचारी, सारे देवी देवताओं को ला करके बंधक बना लिया लंका में, सारा सब कुछ ले लिया था वरदान में। उसको अहंकार हो गया था, जब सारे देवी देवता हमारा कुछ नहीं कर रहे, साधारण मानव हमको क्या करेगा। रामचंद्र जी मानव स्वरूप में जा करके देखिए वध कर दिए, पूरा लंका का विनाश कर दिए कि नहीं किए। इतना बड़ा अत्याचारी कंस था, पढ़ी रहे सूरदास के पद को। बालक कृष्ण छोटे से ही अवस्था में जा करके उसका जो घमंड था सब चूर चूर कर दिए, वध हो गया। क्योंकि उसके उन लोगों के अंदर अहंकार था, और भगवान को सब पता होता है कि किसके अंदर क्या है। उससे पहले ही सरस्वती उसके दिमाग में बैठ जाती है जा करके कि ये क्या मांगने वाला है, क्या करने वाला है, लेकिन ऐसा बना देंगी कि कुछ न कुछ हो कमी जरूर रह जाएगा। हिरण्याकश्यप ने सब कुछ मांग लिया, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जानवर से, ना मानव से, किसी से न मरे। जितना उसके दिमाग में था सब मांग लिया, तो ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से मरा, ना दिन में मरा, ना रात में मरा। ठीक है ना। गोधूल बेला में, गांव में गौधिरिया कही जाता है। गौधिरिया जान दो नहीं, तुम लोग कहाँ रहते हो जी? गाँव में। आज अपने घर पे जा करके आज आप लोग अपनी अम्मी से जरूर पूछना कि गौधिरिया कहाँ है। सर बाहर देखिए वो उनके साथ गिरा। अरे उसके बाद का समय जब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सूरज दिखता है, उस समय जो होता है एकदम से अंधेरा थोड़ा सा होने वाला होता है। जैसे ही सूर्यास्त हुआ उसके बाद का जो समय होता है, क्या कहते हैं बताओ? गदाबेरिया। उसी को गोधूल बेला कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम लोग उसको तद्भव शब्द में, देशज भाषा में उसको हम लोग कहते हैं गदाबेरिया, गौधेरिया,
उसको बोलते हैं। गोधूल बेला उसका शुद्ध रूप है। क्यों कहा जाता है कि शाम जब कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जब जाते थे गाय चराने के लिए, तो जब शाम के बेटा सुनो, शाम को समय जब गाय वापस आती थी तो उनके पैर से मिट्टी जो निकलती थी, जब धूल उड़ती थी तो धुंध हो जाता था, तो दिखाई नहीं पड़ता था। इसीलिए उसको कहा गया गोधूल बेला। बेला माने समय, गो माने गाय और धूल माने मिट्टी के कण। ऐसा समय जब गाय घर को वापस आती थी और उनके पैरों से निकली हुई धूल जब आसमान में उड़ती थी, तो वो समय होता है गोधूल बेला। अंधेरा छा जाता था, तो लोग कहते थे, आज भी गांव कहते हैं कि है तनी दीपक जला दे तनी मोहरवा पे, कि जनो तनी दरवाजे पे उजाला हो जाए। जो कीड़े मकोड़े हैं वहीं आकर के बस उसी वहीं तक पहुंचे, उसके अंदर घर के अंदर ना जा पाए। ये साइंटिफिक है, सिर्फ पौराणिक नहीं है कि पुराणों के अनुसार ये सब काम किया गया है। दीपावली में इसीलिए कहा जाता है कि बेटा दीपक जलाओ तेल का, कि जो कीड़े मकोड़े जो इसे हैं वो अपशिष्ट आकर के सब उसी में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। थोड़े से कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं, फिर ठंडी शुरू हो जाती है तो हम पूरी ठंडी का आनंद लेते हैं। चलो उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम। परंतु दुर्भाग्यवश उसके उत्तराधिकारी उसके द्वारा दी गई शिक्षा को भूल गए और यूरोपीय युद्ध में सम्मिलित हो गए। जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हुई। बिना तैयारी के अंग्रेजों से लड़े। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार और सप्तवर्षीय युद्ध मतलब 7 वर्ष तक चला था वो युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध में वह पराजित हुआ। और उसकी शक्ति कम हो गई। अपनी मृत्यु के समय उसने कहा था कि उसके बाद प्रलय होगी। हाँ, क्योंकि वह अच्छी तरह से समझ गया था कि उसने फ्रांस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कि भाई एक तो यूरोप का जो युद्ध चल रहा था उसमें सम्मिलित हो गया, दूसरे बिना किसी तैयारी के जा करके अंग्रेजों से भिड़ गया, और अंग्रेजों की जो सैनिक थे, जो उसका नौसैनिक बेड़ा है वो सबसे मजबूत था, वहां वो पराजित हुआ। फिर ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, जो 7 वर्षों तक चलता रहा, उसमें ये उलझ गया। जैसे अभी इस समय रूस लड़ रहा है यूक्रेन से, तो यूक्रेन का ही सब नुकसान थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आप महाशक्ति हो, आपका भी नुकसान हो रहा है। 3 साल से ऊपर हो गया, फसलें नहीं पैदा होंगी, क्या खाएंगे आप? बहुत सारी समस्याएं होती हैं। युद्ध इसलिए बहुत जरूरी नहीं होता है। जितना बचा सकते हैं आप उतना बचाते रहिए। भारत भी चाहे तो अपने पड़ोसियों से भिड़ जाए, भी पाकिस्तान से भिड़ जाए, बांग्लादेश से भिड़ जाए, नेपाल को कब्जा करने, लेकिन आज जो ये भूमंडलीकृत जो विश्व है, एक दूसरे से सब लोग मिले हुए हैं, सबकी जरूरतें एक दूसरे से बधी हुई हैं, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से, चाहे वो सामरिक दृष्टि से, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से, किसी न किसी दृष्टि से पूरे विश्व के लोग आज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज पाकिस्तान हमारा शत्रु है, चीन उसका मित्र है। चीन हमारा शत्रु है, उसके बगल मंगोलिया उसका शत्रु है। तो ऐसे सबके मित्र हैं, सबके शत्रु हैं, और कहीं ना कहीं से वो उसका मित्र है तो वो उसका मित्र है। सबके एक दूसरे से हित जुड़े हुए हैं। तो बहुत आसान नहीं है, हम किसी को कमजोर नहीं आंक सकते हैं। यदि आज हमने किसी को कमजोर मानने की गलती कर दी, तो फिर समझ लो कि अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी जन व्यवस्था को हम ध्वस्त करने पे लग गए हैं। चाइना चाह करके भी वियतनाम पे कब्जा नहीं कर पा रहे, छोटा सा देश है एकदम से, उसके सामने मतलब कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन चाह करके भी उसके ऊपर नहीं कुछ कर पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे हम उधर लगेंगे तब तक उधर से अमेरिका खड़ा हो जाएगा, हो सकता है और कोई देश आकर के खड़ा हो जाए, तो हम लड़ते रहेंगे, साल यही सब खत्म हो जाएगा, फिर विकास खत्म। विकास के अगर रास्ते पे आपको जाना है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना होगा। अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, अपने भाई से हमेशा लड़ते रहेंगे, तो भाई भी आपके ढूंढता रहेगा कहाँ कमी मिले इसको जल्दी दबाओ, कहाँ कमी मिले इसको जल्दी से दबाओ। लेकिन यदि आपका भाई कुछ कर रहा है, आपने कहा कि ठीक है 10 रुपया हमसे भी ले लो, तो फिर अपने काम को आगे बढ़ाता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो आपको भी देगा, उसने हमारे समय पे दिया है। और नहीं भी देगा तो कम से कम विरोध तो नहीं करेगा। अगला लिखिए, अयोग्य राजा। अयोग्य राजा, तो मैंने बहुत देर तक बताया कि राजा ही योग्य हो तो फिर क्या बात है, तब तो वो तो अपने देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। लेकिन अगर अयोग्य मिल गया तो पतन के रास्ते पे उसको गर्त में पहुंचा देगा देश को। और यही हुआ, लुई 14वें के बाद 15वां आया, 16वां आया, सबने यही किया, फ्रांस को एकदम से रसातल में पहुंचा दिया, धराशायी कर दिया उसकी सारी व्यवस्था को। चलिए लिखिए, लुई 14वें के बाद लुई 15वां एक अयोग्य शासक था। एक अयोग्य शासक था। उसके पश्चात लुई 16वें की भी कमोबेश वही स्थिति थी। लुई 16वें की भी वही स्थिति थी। उनमें इच्छा शक्ति,
उनमें इच्छा शक्ति एवं निर्णय क्षमता का इच्छा शक्ति एवं निर्णय क्षमता का सर्वथा अभाव था। अभाव मतलब कमी। उसे लगता था कि जैसे पूरा ब्रह्मांड उस पर गिर रहा हो। वह अपने शिकार एवं मनोरंजन के साधनों पर व्यर्थ में पैसा, शिकार एवं मनोरंजन के साधनों पर व्यर्थ में पैसा एवं समय दोनों बर्बाद करता था। राज्य की जनता की समस्याओं एवं निराकरण में उसकी कोई रुचि नहीं थी। और ना ही वह इसके लिए कोई प्रयास करता था। एक बार उसका एक मंत्री मैलेसवर्स उसका नाम था मैलेसवर्स। उसके पास अपना त्याग पत्र लेकर आता है। तब वह उससे कहता है कि तुम भाग्यशाली हो जो अपना पद त्याग सकते हो, जबकि मैं नहीं। अब सोच लो कि और कैसा राजा चाहिए कि मंत्री आता है अपना त्याग पत्र देने के लिए, उससे कह रहा है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम अपना पद त्याग सकते हो, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि मैं अपना पद भी नहीं त्याग सकता। भाई इसमें दुर्भाग्य कहां से आ गया? छोड़ दो, पद दे दो, गणतंत्र की स्थापना करवा देते, सीधा चुनाव करवा देते, राजतंत्र हटा करके जनता का शासन करवा सकते थे, लेकिन उसके पास इतना खुद का भी विवेक नहीं था कि वो कुछ कर लेता। अगला प्रश्न, अगला हेडिंग है मेरी एंटवायनेट का
मेरी अनत्वाय नेत नेत है। मेरे अनत्वाय नेत का राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप। हम मेरी है का हाँ, मेरी अनत्वाय नेत का राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप। नहीं अभी हो जाए तब नहीं, कल ये नहीं खत्म हो पाएगा, यही हेडिंग नहीं खत्म होगी। अब मेरी अनत्वाय कौन थी? लुईस ओलावा की पत्नी, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, सम्राट जोसेफ की बहन, जोसेफ ऑस्ट्रिया का जो सम्राट था उसकी बहन थी जोसेफ। अभी लिखाऊंगा, अभी लिखना नहीं है। लेकिन अब ये राजा के ऊपर, लुईस ओलावे के ऊपर इसने इतना अधिकार जमा लिया था कि जो ये चाहती थी राजा से करवाना वो करवा लेती थी। और जितने चापलूस थे सबसे वो घिरी हुई थी और सबका काम वो करवाती रहती थी। राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में एकदम से इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। और तब तक किया जब तक कि पूरा फ्रांस बर्बाद नहीं हो गया। फ्रांस की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान भी इसने अपना निभाया। जबकि इसकी माँ और इसके भाई दोनों ने कहा था कि तुम अपना काम सिर्फ अपने महल तक ही सीमित रखो, राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। यदि तुमने राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करना जारी रखा तो निश्चित है कि तुम अपने राज्य को पतन की तरफ ले जाओगे। और वही हुआ। 4:20। चलिए लिखिए। यह लुईस ओलावे की पत्नी लुईस ओलावे की पत्नी, ऑस्ट्रिया की महारानी मेरिया थेरेसा, हाँ मेरिया थेरेसा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरिया थेरेसा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, मकर रेखा के पास है। और ऑस्ट्रिया ये यूरोप महाद्वीप में है, छोटा सा देश है, ठीक है ना, जो कर्क रेखा से भी काफी आगे है। ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है। हाँ ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया था। की पुत्री मेरिया थेरेसा की पुत्री सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। सम्राट जोसेफ द्वितीय, हाँ जोसेफ द्वितीय, मतलब इसके पहले भी इस नाम के राजा उस वंश में थे। हाँ, सम्राट जोसेफ द्वितीय की सगी बहन थी। हाँ। वह राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी। वह राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी और अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। अपने चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। चापलूसों का कार्य राजा से करवाती थी। वह एक राज्य की राजकुमारी थी।
वह एक राज्य की राजकुमारी थी तथा दूसरे राज्य की रानी थी। दूसरे राज्य की रानी थी, इसलिए वह निरंकुश शासन में विश्वास रखती थी। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखती थी। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस की पुरानी शत्रुता थी। ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस की पुरानी शत्रुता थी, जिसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी शत्रुता थी, जिसके कारण फ्रांसीसी उसे विदेशी और घृणित ऑस्ट्रियन ऑस्ट्रेलियन नहीं है, वो ऑस्ट्रियन कहते थे। राज परिवार में जन्म होने के कारण वह आम जनता की परेशानियों से अनभिज्ञ थी। अनभिज्ञ थी। एक बार जब जनता रोटी मांग रही थी, तब उसने कहा कि रोटी नहीं है तो केक खाओ। रोटी नहीं है तो केक खाओ। उसे यह तक नहीं पता था कि रोटी महंगी होती है या केक। उसकी माँ एवं भाई उसे बराबर चेतावनी देते रहते थे। कि वह राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप न करे। न करे।
परंतु उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। जिससे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। और यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। अब इसमें चौथी हेडिंग है राजकीय अर्थव्यवस्था। राजकीय अर्थव्यवस्था। अब इस पर यही कल चलेगा, ठीक है ना?